नमस्कार, मैं सुचेता वास्तु ज्योतिष रिसर्चर। आज हमारा विषय बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम विषय में चर्चा करेंगे वो बंगाल पर। बंगाल के चुनाव के साथ बंगाल के इतिहास और थोड़ा बहुत हम अपने प्राचीन ग्रंथों के साथ जो हमारी भविष्यवाणी जुड़ी थी वो कहाँ बंगाल के साथ जुड़ती है और किस प्रकार से हम वास्तु ज्योतिष को भी यहाँ पे एक्टिवेट होते हुए नज़र हमें यह आ रहा है। इन पर हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है, इसलिए अंत तक आप अवश्य जुड़े रहिएगा। देखिए, कल है मतगणना का दिन और ये मतगणना का दिन सबके लिए बहुत विशेष होता है, विशेषकर जो राजनीति से जुड़े हैं। राजनीतिज्ञों के लिए तो ये बहुत ही ख़ास समय होगा, क्योंकि 5-5 स्टेट के यहाँ पे जो है मतगणना का होकर हमें पता चलेगा कौन सी पार्टी आगे जा रही है। और जो ये अब एग्ज़िट पोल में देख रहे हैं, कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं। बहुत सारे एग्ज़िट पोल भाजपा को जिता रहे हैं, बहुत सारे टीएमसी को आगे जाते हुए यहाँ राज्य बनते हुए दिखा रहे हैं, परंतु एकदम कांटे का मुकाबला यहाँ पे नज़र आता है। और हमारी जो प्रेडिक्शन है किस प्रकार से जुड़ी हुई है और आगे हमें क्या नज़र आ रहा है, क्या हमारी परिस्थिति यहाँ पे हमको आगे आते हुए नज़र आ रही है, उस पर हम आपको डिटेल जानकारी दे रहे हैं। परंतु अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल के इतिहास को आपको थोड़ा सा समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बंगाल के इतिहास को नहीं समझेंगे तो बंगाल में ये जो घटनाएं घट रही हैं, ये बंगाल की परिस्थिति है, इससे आप नहीं जुड़ पाएंगे, इससे आप नहीं समझ पाएंगे। और ये परिस्थिति अगर आप देखें तो 1970 के समय से आप देखेंगे बहुत बड़े साजिश का एक केंद्र रहा, बहुत बड़े षड्यंत्र का एक केंद्र रहा बंगाल। और क्यों रहा इसे भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसको पूरी तरह से बर्बाद किया गया, इसको ख़त्म किया गया, इसे समाप्त करने का एक पूरा षड्यंत्र किया गया कम्युनिस्टों द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा। और यहाँ पे 1970-1972 का समय जो था वो इंडस्ट्रीज़ के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए पूरी तरह उनमें बंद कराया गया। बड़े बड़े जो बिज़नेस ओनर्स थे उनको कैपिटलिस्ट बोलकर उन्हें बड़ी निर्ममता के साथ उनको घर से निकाल के काटा गया, मारा गया, उन्हें लूटा गया। और इसके पीछे जो बचे हुए जो कुछ भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे और जो आर्थिक स्थिति जो मेंटेन करके रखे थे, जो आर्थिक केंद्र था, खंबा था, एक तरीके से कॉलम था, वो जो पूरे बंगाल को मेंटेन करके चल रहा था, वो उसको तोड़ा गया। और इसका एक षड्यंत्र का एक हम देखते हैं कारण, क्योंकि बंगाल सिर्फ एक स्टेट नहीं था जहाँ पे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आज के जनरेशन को शायद ये मालूम नहीं होगा, दिल्ली के पहले पूरा जो कंट्रोल था, दिल्ली के पहले पूरा कंट्रोल बंगाल से, पूरा ये जो कैपिटल कंट्री थी, कैपिटल स्टेट था जो पहले दिल्ली, आज हम जिसको मेट्रो कहते हैं, ये मेट्रो स्टेट जो था बंगाल था। और कलकत्ता में इस पूरा केंद्र, आर्थिक कैपिटल भी था ये, और इस तरह से पूरा कंट्रोल करने का राजनीतिक कैपिटल भी था। और आर्थिक स्थिति को पहले ख़राब कर दिया जाए ताकि लोगों के सोच विचार, उनकी मानसिकता को ही पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाए और दरिद्रता को कंगाल बनाने का यहाँ पे षड्यंत्र किया गया। क्योंकि वीर सेनानी गोखले जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले, जो ना केवल एक सेनानी थे, उन्होंने समाज सेवा की, उन्हें एक बहुत उच्च कोटि का एक राजनीतिक, एक शिक्षाविद माना जाता है। और सेनानी होने के नाते उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया। आप उनके बारे में, गोपाल कृष्ण गोखले के, जब आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही उच्च कोटि के दार्शनिक थे। और उन्होंने कहा था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स इट टुमारो। आज जो बंगाल सोच रहा है, कल वो भारत सोचेगा। तो इसीलिए बंगाल को बर्बाद करेंगे तभी जाके भारत को बर्बाद किया जा सकता है, क्योंकि बंगाल से अगर ये पूरा उनका आर्थिक स्थिति, उनके सोच विचार, उनकी जो व्यवस्था है, उनकी अस्मिता है, उसे तोड़ा जाना चाहिए। उनका सम्मान, उनका अपने अंदर तो आत्मविश्वास, शिक्षा, आर्थिक नीति, सारी चीज़ों को, स्वास्थ्य नीति, सबको तोड़ के खंडित किया गया। और इसे बड़े सोच समझ कर किया गया। जैसे कि आपको पता भी होगा कि यही चीज़ बंगाल के वर्ल्ड वॉर 2 के समय भी की गई, और ये अंग्रेज़ों के माध्यम से, क्योंकि वे चाहते थे कि भारत को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाए। और नष्ट भ्रष्ट तभी होगा जब यहाँ पे बंगाल को ख़त्म किया जाए, उसकी जो है सोच को, उसके आर्थिक जो है एक केंद्र को ख़त्म किया जाए। तो इस तरीके से पूरा एक क्रिएट किया गया, एक प्लान किया गया। बंगाल में जो फेमिन आया था, आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड वॉर 2 के समय,
ये आया नहीं था, ये क्रिएट किया गया था। इसमें कोई भी भूखमरी का जो लाखों लाखों जो बुरी तरह जो पीड़ित हुए बंगाल के लोग, एक एक अन्न के दाने के लिए तरसे, और बहुत बड़ी भुखमरी और भी भीषिका वहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 में पूरे अंग्रेज़ों ने एक एक दाना लूट के बंगाल से लेकर वे गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सबसे ज़्यादा लूट मार यहीं की जाए, ताकि लोगों की सोच, उनकी भूख, उनके अंदर का जो आत्मसम्मान है उसे ही ख़त्म किया जाए। तो यहाँ पे ये परिस्थिति बहुत लंबे समय से चली आ रही है। और आपने बंगाल फाइल्स तो देखी ही होगी, उसमें भी आपको कई चीज़ें देखने को मिली, किस प्रकार से ये चीज़ लगातार चलती आ रही, पहले अंग्रेज़ों के द्वारा, बाद में इस्लामिक जो है एक तरीके से इसको कंट्रोल करने का कार्य किया गया। और कम्युनिस्टों ने तो पूरी तरीके से बंगाल को आज एक गरीब बीमारू स्टेट घोषित कर दिया गया, क्योंकि उन्हें पता था कि बंगाल को अगर ग्रो करते हुए देखेंगे तो ये बंगाल के लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो वैसे ही हम देखते हैं, एक कई लोगों को ये भी शिकायत रहती है कि बंगाल के लोग बहुत लिबरल हैं, कंजर्वेटिव नहीं है। उनकी सोच, उनका एक तरीका, एक प्रकार का उनका जो है कंजर्वेटिव सोच नहीं है। ये बहुत लोगों को एक इस मानसिकता से चिढ़ लगती है। परंतु यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, बंगाल एक कंजर्वेटिव स्टेट हो ही नहीं सकता। वहाँ पे लिबरल होना एक अलग बात है, और एक कम्युनिस्ट होना एक अलग बात है। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया जाता है, और ये सबसे बड़ी एक परेशानी का कारण है। लिबरल होना यहाँ पे ये एक अलग बात है, क्योंकि लिबरल होना यानी आप एक्सेप्ट करते हैं लोगों की सोच विचार, नई तरीके से फ़िलॉसफ़ी, नई चीज़ों को आप एक्सेप्ट करते हैं। तो जब आपके अंदर एक्सेप्टेंस आती है, आप लिबरल माने जाते हैं। बंगाल एक ऐसे ही, बंगाल इतना लिबरल स्टेट नहीं बना। सबसे ज़्यादा लिबरल स्टेट इसलिए है क्योंकि वहाँ भाषा ही लोगों की बहुत लिबरल है। यहाँ एक अगर आप भाषा को ही आप स्टडी करें तो यहाँ जेंडर है ही नहीं। जेंडर भाव जैसे हम कहते हैं, लड़का लड़की, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, यहाँ पे वो भाषा का जो है रोक है ही नहीं। अगर किसी को, जैसे आप हिंदी में कहते हैं मैं खा रही हूँ, मैं खा रहा हूँ, लड़का कहेगा मैं खा रहा हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रहा हूँ। इस तरीके से स्त्रीलिंग पुल्लिंग से आप चीज़ों को कंपेयर करते हैं, और ये चीज़ आप देखिए बंगाल में आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपकी इनकी भाषा में दोनों ही लिंग के लिए, हाँ आप बड़े हैं छोटे हैं तो उनके लिए सम्मान के लिए प्रयोग उपयुक्त बहुत सम्मान के शब्द अलग हैं, परंतु अगर आप जेंडर वाइज इसको स्टडी करें तो ये चीज़ आपको मिसिंग होगी। इसीलिए आप कभी कोई बंगाली बात करेगा, अगर कोई लड़का है तो मैं आ रही हूँ वो कहेगा तो उसको पता नहीं है वो क्या बोल रहा है, क्योंकि उसमें जेंडर ही नहीं है। उनको ये पढ़ाया बताया ही नहीं गया कि ये चीज़ें ऐसी इस तरह से होती हैं। अगर रोटी और पराठे की ही बात करें तो रोटी स्त्री लेंगे, पराठा पुरुष लेंगे। पराठा खा रही हूँ नहीं बोलेंगे, रोटी खा रहा हूँ नहीं कहेंगे। मतलब इस तरीके से भाषा में बहुत बड़ा यहाँ परिवर्तन जो है यहाँ लोगों को नहीं समझ में आता। इसीलिए आप देखें, जैसे जैसी भाषा लोग प्रयोग करते हैं वैसा उनकी मानसिक स्थिति भी होती है। यही चीज़ हम देख पाते हैं। जैसे तमिल की बात कर लीजिए, थोड़ा सा डिटेल चला जा रहा है परंतु फिर भी आप इसको समझें, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा कि तमिल सबसे प्राचीन भाषा ही नहीं है। अगर तमिल की बात करें तो तमिल भाषा, उसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, इस तीनों ही जो है लिंगों के लिए अलग अलग वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए तमिल भाषा को सबसे प्राचीन होने के साथ भाषा के अगर संदर्भ में कहा जाए तो सबसे क्लिष्ट भाषा, सबसे कठिन भाषा का भी दर्जा दिया गया। और यही आप देखें कि जैसे आप भाषा का प्रयोग करते हैं वैसे ही लोगों की सोच हो जाती है। और इसीलिए लोगों में जो एक लिबरल होना और एक मार्क्सवादी या एक कम्युनिस्ट होना, यहाँ पे इसको डिफरेंस पैदा करता है। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी। और अगर हम वापस अपने विषय पे लौटते हैं कि हम जो आपको भविष्यवाणी बताए थे, क्योंकि ये तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि लोगों में लिबर्टी और कम्युनिस्ट होना, ये तो एक चीज़ आपको समझनी होगी। परंतु हमारे भविष्यवाणी के साथ अगर इसे कंपेयर किया जाए तो हमने आपको भविष्यवाणी दी थी कि अब जो समय है वो पूर्व के उदय का है, और लोगों को ये समझना होगा। तब उस समय बहुत सारे लोग इसको मजाक की तरह ले रहे थे, अरे पूर्व का क्या उदय होगा, पूर्व में ऐसा है क्या जो उदय होने लायक है। हमने कहा था मात्र भारत के पूर्व को ही मत लीजिए, आप पूरे संसार के पूर्व को आप देखेंगे उदय होते हुए, इसको आप स्पष्ट रूप से आगे देखने वाले हैं। अगर आप भारत के ही अगर नक्शे को देखें तो भारत के नक्शे को अगर आप अपने मन में एक विचार करें तो कहीं ना कहीं आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लें, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। इन 4 पार्ट में आप डिवाइड करें तो आप देखेंगे आप पश्चिम में किन राज्यों को लेते हैं, गुजरात,
राजस्थान और महाराष्ट्र ये आर्थिक रूप से बहुत सक्षम, बहुत मजबूत और बहुत ही ज़्यादा धनाढ़ स्टेट में माने जाते हैं। वहीं अगर आप बिल्कुल पूर्व की तरफ आते हैं तो कौन से राज्य हैं? असम, सेवन सिस्टर्स, बंगाल, उड़ीसा, बिहार। ये बीमारू, कमज़ोर और एकदम गरीब स्टेट्स के रूप में देखा जाए तो कहा जाए तो ठीक हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे इनकी आर्थिक विकास यात्रा पूरी नहीं हो पाई। आज भी लोग वहाँ संघर्ष कर रहे हैं। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि अगर पूर्व और पश्चिम को मिलाया जाए तो पश्चिम की जो स्थिति बहुत बेहतर है पूर्व की अपेक्षा। और हम अगर देखें नॉर्थ साउथ की बात, नॉर्थ साउथ को अभी हम इसमें चैप्टर इंक्लूड नहीं करेंगे इस मुद्दे को, क्योंकि ये काफ़ी गहरा और बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से लोगों को विचार करने के लिए काफ़ी कुछ मिल जाएगा। तो हम इसको कभी किसी और चैप्टर में, किसी और वीडियो में इसको इंक्लूड करेंगे। इस तरीके से हमने आपको क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे एक वास्तु का हमें एक नियम दिखता है, वास्तु का एक नियम एक्टिवेट होता हुआ दिखता है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। भले आप वास्तु पे बिलीव करें या ना करें, लेकिन ये आपको एक फैक्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम किस प्रकार से आपको ये जानकारी दे रहे हैं। नॉर्थ साउथ को हम स्त्री प्रधान दिशा मानते हैं और पूर्व पश्चिम को पुरुष प्रधान। नॉर्थ साउथ को हम स्त्री प्रधान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिनके भी द्वार, मेन गेट नॉर्थ साउथ में होते हैं, उनके डोर नॉर्थ साउथ में होते हैं, उनका घर की दिशा, प्लॉट की दिशा नॉर्थ साउथ में होगी, नॉर्थ में होगी या साउथ, दोनों ही तरीके से। तो ये पूरी तरह से स्त्री डोमिनेटिंग घर कहलाएंगे। पूरी तरीके से वहाँ पे स्त्रियों का एक डोमिनेशन चलेगा, एक तरीके से उनका कंट्रोल होगा, वो चाहे या ना चाहे, वो भले पॉजिटिव हो या बहुत नेगेटिव हो, सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरीके से आप देख सकते हैं, इनके ऊपर इसका बहुत अति प्रभाव रहेगा। और वहीं पूर्व पश्चिम की बात करें तो हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है कि अगर ये चीज़ पूर्व पश्चिम की बात में अगर आप देखें तो वहाँ के जो लोग हैं पूरी तरीके से पुरुष प्रधान होते हैं। वहाँ पे जो कंट्रोल करने की एनर्जी सबसे ज़्यादा वहाँ पुरुषों को होती है, भले ये अच्छे रूप में देखें, पॉजिटिव रूप में या नेगेटिव रूप में। इसे हम अपने कुछ वीडियोस में समझाएं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये डिटेल यहाँ पे इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये प्रेडिक्शन के साथ जा रही है। और ये प्रेडिक्शन हम कहाँ से आपको दे रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा शास्त्र भी आपको अपने धर्मशास्त्रों को इंक्लूड करना पड़ेगा। कि धर्मशास्त्रों में यहाँ पे जो कहा गया था कि आगे जाके, जैसे हम कलयुग की अंत की बात कर रहे हैं, हम परिवर्तन की बात करते हैं, ये सब आपको पता है। हम अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमने आपको बताया था कि जो कलयुग का समय था वो माता का समय था, वो स्त्री प्रधान समय था। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप फेमिनिन स्थिति, जो फेमिनिन वर्ल्ड और फेमिनिन ये वो आपने बहुत सुना होगा। एक तरीके से महामाया माता ने भी यहाँ पे, जब हम देखते हैं गीता में इसका वर्णन आता है, गीता महापुराण आपने पढ़ी होगी, तो इसमें स्पष्ट यहाँ पे माता का प्रेडिक्शन था। माता ने यहाँ पे, अगर आपको कथा याद होगी, कंस के हाथ से माता जो 8वीं कन्या थी, कंस मारने के लिए आया था 8वें पुत्र को, परंतु उसने देखा कि 8वीं छोटी सी कन्या है। उसने बोला कि नहीं, मुझे इसकी भी हत्या ही कर देनी चाहिए ताकि मेरा कोई भय ना रहे, और 8वीं संतान को ख़त्म करने के लिए उसने माता का मारने का यहाँ प्रयास किया माता को। तो उसने देखा कि जैसे ही माता को उसने लिया और माता एक पूरी तरह से आकाश में चली गई, और उन्होंने कहा कि तुम्हारा अंत का तो समय आ चुका है और तुम्हारा जन्म भी ले चुका है, तुम्हारे अंत का जो है कारण जो है उनका जन्म हो चुका है। साथ में माता ने भी प्रेडिक्शन किया था कि कलयुग में मेरी ही पूजा की जाएगी। आज आप देखिए कितना सही हो रही है ये चीज़ें, क्योंकि कलयुग में अगर इस प्रेडिक्शन के साथ में देखा जाए, आप देवता की पूजा कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं किस प्रकार से मंत्रों की गलती लोग आज करते हैं और देवी का ही वह मंत्र करते हैं। जैसे हम महामंत्र की बात कर लें, आपको पता होगा संस्कृत में स शब्द जो होता है पुरुष के लिए और सा शब्द स्त्रीलिंग के लिए। तो आज आप क्या मंत्र का क्या उच्चारण करते हैं, महामंत्र की बात कर रहे हैं। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो ये कृष्णा कौन है, और रामा अगर आप कहें तो स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, राम जो है पुल्लिंग के लिए। तो यहाँ पे कृष्णा है द्रौपदी। तो मंत्रों में ही आप चाहें ना चाहें, कहीं ना कहीं ये माता की इच्छा होगी कि स्त्री की ही पूजा की जाए किसी न किसी रूप में। उसका ही आप मंत्रों का, माता का ही मंत्रों का कहीं ना कहीं ये आप बोलते हुए आप इसको स्वयं अनुभव करिएगा। ये आपसे तो ये गलती नहीं हो रही, क्योंकि ये चीज़ें हम देख पा रहे हैं। अब स्त्रीलिंग का जो हम यहाँ जो एनर्जी है उसको कंट्रोल होते हुए देख रहे हैं, और ये समय अब कल्कि के आगमन का है। तो प्रधान कौन सी दिशा हुई, प्रधान हुई पूर्व व पश्चिम।
और ये पश्चिम और पूर्व जो दिशा प्रधान है, यहाँ पे कहीं ना कहीं हम अब देखते हैं ये एजेंडा जो अब लागू हो रहा है, ये परिस्थिति जो बन रही है, ये कहीं ना कहीं अब पुरलिंग का यहाँ पे कल्कि के आगमन की यहाँ पे आपको तैयारी होती हुई नज़र आएगी। ये काफ़ी डिटेल में है, इसलिए हम आपको बहुत अब एक विषय में नहीं ले जाएंगे, परंतु मोटे तौर पर आपको ये समझना आवश्यक है कि अगर राइस की बात की जाए, पूरब की बात की जाए, तो यहाँ पे आपको बहुत स्पष्ट दिखेगा कि अब विकास का समय पूर्व के लिए होगा और विकास का एक ही एजेंडा है, एक ही किस पार्टी को वो लेके जाने वाला है, वो है भाजपा। और भाजपा का यहाँ पे एजेंडा आपको फुलफ़िल होते हुए दिखेगा। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो अभी तक असम, उड़ीसा, बिहार में उनका राज्य अभी जो है कायम हो चुका है। अब ये भाजपा की विकास यात्रा जो शामिल है उड़ीसा, बिहार और असम में, जो ये विकास यात्रा की शुरुआत हुई थी, ये बंगाल के साथ आपको दिखेगी। ये प्रेडिक्शन है हमारी, क्योंकि पूरब का उदय जो है ये हाई से होगा और भगवा में होते हुए हमें नज़र आ रही है चीज़ें। महाविकास की जो अब बंगाल जो अब आगे बढ़ेगा, वो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाला है पूरे भारत में। इसे आप छोटी जीत मत मानिएगा, कि भारत को ही पूरी तरह रेवोल्यूशनराइज करने वाला है, भगवामय बनाने वाला है। और बहुत ज़्यादा परिस्थिति जो है वो आपको बदलती हुई नज़र आएगी। परिवर्तन के लिए आपको यहाँ पे तैयार होना ही होगा, क्योंकि ये जीत आपको एक छोटी जीत नहीं, बहुत बड़े होते कारण को आपको यहाँ पे एक स्पष्ट आगमन आपके लिए यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। और यही हमारी प्रेडिक्शन है कल के लिए, कि कल का जो आपका दिन होगा वो भगवा में होता हुआ नज़र आने वाला है और ये भारत की किस्मत को पलटने वाला है। जो चीज़ें अभी तक दबी हुई थी, क्योंकि ये एनर्जी ही नहीं, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पावर स्ट्रगल जो है एक तरीके से पूरा पलटता हुआ नज़र आएगा। तो ये जानकारी यहीं तक, क्योंकि काफ़ी डिटेल और काफ़ी ज़्यादा इसमें हमने आपको जानकारी दी है, तो आप जो समझ में बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कुछ आपको लगे, तो भी आप इसको कहीं ना कहीं एक तरीके से कंक्लूड करके देखेंगे कि जीत अब भाजपा की यहाँ पे हमें नज़र आएगी। साथ ही साथ ये बड़े परिवर्तन को लाने वाली है। ये जानकारी यहीं तक। धन्यवाद।